सही है, तब तक हम ये करते हैं कि हम दोबारा से हम अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट पे आते हैं। और यकीनन आप लोगों को बहुत अच्छा याद होगा कि हमने लास्ट टाइम क्या किया था। क्या किया था याद लास्ट टाइम? एक्सियो से। सही। सही सही। आप लोगों को पता है कंपाइलर क्या होता है? क्या होता है? कंपाइलर के दो टाइप नहीं होते। कन्वर्ट करना। क्या? तो कंपाइलर क्या करता है? इंटरप्रेटर वर्ड टू वर्ड करता है। सही है। तो मुझे कोई बता सकता है कि जावास्क्रिप्ट में कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर होता है? कैसे पता लगा? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन है, तो जो उसका एग्जीक्यूशन स्टाइल है या जो इंजन है वो कौन है? इंटरप्रेटर है। सही है। अब जो पाइथन है बेसिकली वो भी एक तरह की लैंग्वेज है, लेकिन अभी जो मैं बेसिकली इंस्टॉल कर रहा हूँ ना, वो इंस्टॉल कर रहा हूँ पाइथन कंपाइलर। तो आप पाइथन लिख तो लोगे, लेकिन वो चलेगी कैसे? तो हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट का बेसिकली जो इंजन होता है वो होता है आपका क्रोम ब्राउज़र। ये बात आपने नोट की है कि आपका क्रोम होगा तो आपकी जावास्क्रिप्ट चलेगी ना, ब्राउज़र ही नहीं होगा तो आपकी जावास्क्रिप्ट कैसे चलेगी? तो वो उसका बेसिकली इंजन होता है, और इंजन भी क्रोम में होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्रोम तो खुद ब्राउज़र है, उसका तो इंजन नहीं हुआ ना वो। उसमें फिर हम कहते हैं V8 इंजन। क्रोम V8 इंजन। तो V8 इंजन एक सॉफ्टवेयर है जो क्रोम के अंदर ही होता है, जो बेसिकली आपकी जावास्क्रिप्ट को चलाता है। वो उसका कंपाइलर कह लें या उसका वो इंटरप्रेटर कह लें। ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर में थोड़ा सा ये फ़र्क है कि जो कंपाइलर होता है वो सारा कोड एक साथ पढ़ता है और उसके बाद उसको चलाता है। हालांकि जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, लेकिन जो आपकी रिएक्ट है, उसका रिएक्ट का जो स्टाइल है वो कौन सा स्टाइल है? कंपाइलर स्टाइल है। आपने देखा है कि कोई भी आप मिस्टेक करते हैं नीचे से आ जाता है कि भाई ये एरर हो गया। एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन जो आपको बता देना कि आपके पास ये एरर है, वो कंपाइलर है। हमेशा समझें कि आपने कोड चलाया, तो कोड चलने से पहले आपको बता रहा है कि भाई इसमें फला लाइन पे फला एरर है। जब भी ये वाला सिनारियो बनेगा तो आप समझ जाएं कि आपके पास क्या मसला हो रहा है। हमारे पास जो कंपाइलर है वो बेसिकली इस तरह से पूरा कंपाइलर ही है, मतलब कंपाइलर ही कहते हैं उसको, दूसरा इंटरप्रेटर होता है। ये अभी इसका सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आपको मैं पाइथन का कंपाइलर दिखाऊं, लगता है आपको ज़िंदगी में कभी इसका फ़ायदा पड़ जाए। सही है, तो हमने बोला पाइथन। सही है जी। अब ये इंस्टॉल हो चुका है। दूसरा जो अब जैसे npm होता है तो उसका होता है पिप, PIP। जैसे हम npm है ना, नोड पैकेज मैनेजर, क्या होता है पिप। पिप का वर्जन हम लोग चेक कर लेते हैं। पिप भी यकीनन आ चुका होगा। पिप 2.2.3 है। पिप 3 में मुझे अब इंस्टॉल करना पड़ेगा। मुझे चाहिए होगा फ्लास्क। अब ये बोलेगा कलेक्टिंग फ्लास्क, और ये फ्लास्क हो गया। अब हम जाते हैं अपने सर्वर पे। ये हमारा पाइथन बैकएंड सर्वर है। यहाँ पे मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सारी हटा दी। सही है। क्या? पाइथन के नाम से ही आता है। पाइथन के ही नाम से आता है, लेकिन वो बेसिकली लोगों को ये मिस्टेक होती है कि वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाउनलोड कर रहे हैं। वो लैंग्वेज डाउनलोड नहीं करते। लैंग्वेज आप लिखते हो। ये जो आप डाउनलोड कर रहे होते हो सॉफ्टवेयर, ये पाइथन कंपाइलर है चलाने के लिए, कि पाइथन की जो लैंग्वेज है वो चलेगी कहाँ पर। अब हम करेंगे पाइथन ऐप डॉट पी वाई, जैसे आप npm करते थे। नहीं, इसका आपके विंडोज़ जो है ना, उसको थोड़ी बीमारियाँ होती हैं। पाइथन ऐप डॉट पी वाई कांट ओपन फाइल ऐप डॉट पी वाई, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। हो गया।
तो पाइथन बैकएंड में दोबारा हमने दोबारा लिखा पाइथन है। अब इसको हमारा सर्वर मिल गया है और हमारा 8000 पे सर्वर चल रहा है। 8000 क्या है ये? 8000 क्या है? पोर्ट नंबर या लोकल होस्ट किसने कहा वैसे? नहीं, एक्सप्लेन करते हैं लोकल होस्ट क्या होता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, एक्सप्लेन करते हैं। देखिए लोकल होस्ट आपका जो वेबसाइट्स होती हैं आप लिखते हैं उस पर क्या लिखते हैं कि google.com, apple.com वेबसाइट्स होती हैं। अब आपके पास जो अभी ये वेबसाइट ओपन होती है उसके आगे कभी कभी लिखा होता है लोकल होस्ट। ये लोकल होस्ट बेसिकली आपको ये बताता है कि जो आपका कंप्यूटर है वही आपका सर्विंग मशीन है, मतलब आपकी वेबसाइट इसी पे सर्व हो रही है। कभी आप नोट कीजिएगा कि अगर आपने लोकल होस्ट 3000 पे रिएक्ट चलती है, ये सबको पता है, ये लोकल होस्ट 3000 पे हमारी रिएक्ट की ऐप चलती है नॉर्मली। लेकिन अगर आप एक चीज़ गौर करें ना तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे 127.0.0.1 तो भी आपकी क्या ओपन हो जाएगी? रिएक्ट ऐप। उसकी वजह क्या है कि जो आपके लोकल होस्ट की आईपी होती है वो क्या होती है? 127.0.0.1 सबकी सेम, ये लोकल होस्ट मशीन्स की 127 सेम होती है। अब एक मसला और होता है कि आपकी ये जो आईपी है ना ये सिर्फ इंटरनल आईपी कहलाती है। अब आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं ना सब पे ये आईपी लगती है। अब मजे की बात है जो अब वसीम वहां बैठा है, अब वसीम को मैं बोलूँगा मेरी वेबसाइट देखो, अब वो कैसे देखेगा? जब वो 127.0.0.1 टाइप करेगा तो उसका कंप्यूटर उसको कौन सा डेटा दिखाएगा? जो उसके कंप्यूटर में ही है। तो इसका मतलब है उसको मेरा एड्रेस चाहिए। तो हर कंप्यूटर का एक पब्लिक एड्रेस होता है, एक प्राइवेट एड्रेस होता है। सही है, प्राइवेट बेसिकली वो आईपी होती है। आईपी सबको पता है वैसे, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल को कहा जाता है आईपी। आईपी आपका जितना भी इंटरनेट का जाल है उसमें हर कंप्यूटर की एक यूनिक नंबर होता है, उस यूनिक नंबर को हम क्या कहते हैं? आईपी। सही, आपका जो ये लगा हुआ होता है ना, ये टीपी लिंक के जो बॉक्सेस लगे हुए होते हैं इसको आप राउटर्स कहते हैं। बेसिकली वो स्विच होता है लेकिन आप उसको राउटर कहते हैं। सही है, तो राउटर उसका नाम क्यों पड़ गया? क्योंकि उसमें वाईफाई भी एडेड होता है, लेकिन वो है बेसिकली एक स्विच। टेक्निकली वो स्विच है। तो स्विच क्या करता है कि वो एक लाइन आती है आपके पास इंटरनेट की, उस लाइन को डिवाइड कर देता है। अब इस डिवीजन के लिए उसको आईपीज चाहिए हर कंप्यूटर के लिए। तो अब यहाँ पे दो मसले हो जाते हैं। पहला मसला, जो वो एक तार आ रहा है ना जो आपको आके वो देता है आपका इंटरनेट प्रोवाइडर, उसमें एक ही आईपी होती है। समझ रहे हैं? अब आपने उस पर 10 कंप्यूटर चला दिए तो वो एक आईपी 10 कंप्यूटर कैसे चलेगी? तो उससे होता क्या है कि हम कहते हैं कि वो जो राउटर होता है ना वो अपनी मर्जी से ना आईपियां दे रहा होता है। कभी नोट कीजिएगा कि आप अपने वाईफाई की डिवाइस से अपना मोबाइल कनेक्ट करें, उधर लिखें व्हाट्स माई आईपी, तो आपके पास ना एक आईपी आ रही होगी। आप इसको डिस्कनेक्ट करके फिर रिकनेक्ट करें तो आपको फिर दूसरी आईपी नजर आएगी। अब एक आईपी आपको नजर आती है पब्लिक, जो सारी दुनिया के लिए आपकी आईपी है। और मजे की बात है वो आईपी आपकी सबकी आईपी होगी। इसका मतलब अगर आपका इंटरनेट प्रोवाइडर आपकी पूरी बिल्डिंग में वो इंटरनेट दे रहा है ना तो सारी इंटरनेट के जो कंप्यूटर्स हैं वो पब्लिकली कौन सी आईपी दिखाएंगे? वो एक ही आईपी जो आपके बेसिकली इंटरनेट प्रोवाइडर की है। तो ये बेसिकली इधर फर्क होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको एक और नोट नजर आ रहा है, ये आईपी दिख रही है 192.168.0.226। कोई मुझे बता सकता है ये किसकी आईपी है? इसकी? ये पब्लिक है प्राइवेट है? मुझे बताओ। इस पे भी देखो मेरी रिएक्ट ऐप खुल गई। मुझे सिर्फ ये बताओ ये पब्लिक है कि प्राइवेट है? मतलब मैं वसीम को कहूंगा कि भाई ये जाके टाइप इन करो, ये खुलेगा कि नहीं खुलेगा? सही। ये जो आईपी है ये आपकी प्राइवेट आईपी कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राइवेट। अब प्राइवेट आईपी का क्या मतलब है कि आपके राउटर से जितने भी कंप्यूटर्स या डिवाइसेस कनेक्टेड हैं सिर्फ उनके लिए ये आईपी विजिबल है, बाकियों के लिए विजिबल नहीं है। अब मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि 192.168 जो है ना ये स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस है जो कि एक स्विच देता है। और जो ये आखिरी वाली होती है ना 226 अब ये खुद अपनी मर्जी से आपके डिवाइसेस को वो दे रहा होता है। किसी को वो 200 दे देता है, किसी को 300 दे देता है। और ये स्टार्ट होती हैं 0 से और जाती हैं 299, अगर मैं सही हूं तो 255 तक।
तो 0 से स्टार्ट होकर 255 तक एक रेंज जाती है, ये कभी भी किसी भी कंप्यूटर को दे देता है। तो ये थोड़ा सा आईपीज का सिस्टम है, लेकिन ये आईपी बाहर के जितने भी पीसीज हैं उनके लिए अलाउड नहीं है, वो उनको नहीं, क्यों, मसला क्या है कि किसी और का जो अपना राउटर होगा उसकी भी सेम आईपी यही होगी, सिर्फ ये आखिरी के 3 डिजिट्स चेंज होंगे। बात समझ आ रही है? और ये जो सेकंड वाला होता है ना 0, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज बताता है। ये बेसिकली होता है कि वो आपके पास एक लाइन आई, उस लाइन की एक आईपी होती है, सही है, उस लाइन की आईपी अब जो कंप्यूटर्स को वो दे रहा है ना, वो कंप्यूटर्स को सबको वो सेम आईपी जा रही होती है, पब्लिक आईपी सबको सेम जा रही होती है, लेकिन प्राइवेट आईपी सबकी चेंज होती है। इस वजह से आप अपने लोकल पीसी पे आप अपनी वेबसाइट सर्व नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि अब उसकी जो पब्लिक आईपी है आपकी, वो एक ही है 10 कंप्यूटर्स की। अब उसको कैसे पता लगेगा कि मुझे किसकी वेबसाइट सर्व करनी है, किस कंप्यूटर की, 10 पीछे लगे हुए हैं। और ये वाला नंबर भी एक इंपॉर्टेंट चीज बताता है, ये बीच वाला यहाँ पे 0 क्या है, ये नंबर 0 है ना, 0 का मतलब है कि ये आपके पास जो पब्लिक आईपी वाला बंदा है, उसने जो आपको लाइन दी है ना, ये डायरेक्टली उस राउटर के साथ कनेक्टेड है। यानी बीच में एक राउटर है, फिर उसके बाद आपका मेन जो नेटवर्क है वो है। अगर यहाँ पे 1 हो ना, तो उसका मतलब होता है कि 2 राउटर्स हैं, कि पहले एक राउटर पे लाइन आई, फिर दूसरे राउटर पे लाइन आई, तो वो दूसरे राउटर को जब लाइन जा रही है तो वो बेसिकली 1 डॉट करके आईपी देता है, एक राउटर और बीच में आ गया, यानी कि 2 हैं। अब फर्ज करेंगे वहां पे एक राउटर लगा हुआ है, आप गए, आपने उसमें एक तार लगाया, आपने एक और आप राउटर लेकर आए, बाहर जाके नीचे सेकंड फ्लोर पे भी आप ले गए, उधर भी वो राउटर लगा दिया। अब नीचे वालों के लिए वो दूसरा राउटर है, यहाँ वालों के लिए पहला राउटर है, लेकिन वो जो दूसरा राउटर है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, इस पे। तो जब उसको फिर आईपी असाइन होती है तो यहाँ 0 की जगह क्या होता है, 1 होता है। तो ये थोड़ा सा आईपीज का सिस्टम्स है, उसकी वजह क्यों है ये बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि अभी आप किस पे गेम खेल रहे हैं, सारी सर्वर्स पे। क्या यार, पोर्ट्स मजे की बात है कि आप जितने चाहो ओपन कर सकते हो, हजारों पोर्ट्स होते हैं एक पीसी के, लेकिन उसकी रेंज है, ये 0 से स्टार्ट होते हैं और ये जाते हैं 9999 तक, 999 तक, सही है। तो ये इनकी वैसे ये जो पोर्ट्स हैं वो बेसिकली गेटवे होता है आपके पीसी में डेटा का, मतलब कि हर चीज़ के लिए आपको गेटवे तो चाहिए। तो गेटवे क्या है करता है कि वो आपको अलाउ करता है डेटा रिसीव करना और सेंड करने में। पोर्ट जो आपके नॉर्मली इंटरनेट सर्वर्स होते हैं उनके सारे बंद होते हैं, सही है। नॉर्मली 2 पोर्ट्स ओपन होते हैं, एक 80 और एक 443, 80 और 443। और कुछ पीसीज में 3306 भी खुला हुआ होता है, 3306। अब इनकी वजह क्या है, 80 जो पोर्ट होता है वो आपका ये, आपने देखा है ऊपर लॉक कभी कभी रेड आ रहा होता है, दिस वेबसाइट इज नॉट सिक्योर, लेकिन आप कहते हैं प्रोसीड एनीवे, तो आपकी वेबसाइट खुल जाती है। ये पोर्ट 80 होता है, HTTP पोर्ट कहलाता है ये, सही है। और ये लेस सिक्योर पोर्ट होता है 80, लेकिन वेबसाइट की वो प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए ये पोर्ट काफ़ी होता है। इसके बाद आता है 443। अभी जैसे कि ये इस वेबसाइट पे देखें, ये डॉट आ रहा है ना, इसका मतलब ये 80 है, एक्सक्लेमेशन आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे लॉक आ रहा है, कनेक्शन इज सिक्योर, ये पोर्ट नंबर 443 है। पोर्ट नंबर 443 सिक्योर पोर्ट है, पोर्ट 80 जो है वो लेस सिक्योर पोर्ट है, लेकिन दोनों काम एक ही है कि वो वेबसाइट को सर्व करते हैं। 3306 जो है वो माई एसक्यूएल का पोर्ट कहलाता है, ये इस पर डेटाबेस जो आपका होता है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप मुझे यहाँ पे, अगर आपने नोट किया हो किसी ने, जब मैं तेज़ी से भगा रहा था काम को, ये रहा, ये आप आईपी देख रहे हैं, ये एक आईपी है, लेकिन ये किसकी आईपी है, डेटाबेस यूआरआई, यानी कि डेटाबेस की आईपी है। और डेटाबेस की आईपी में ज़रा आप देखें, इसकी आईपी क्या कह रही है, 313681.154। अब ये एक सर्वर है, ये AWS का सर्वर है बेसिकली, मैंने वहाँ पे ये बनाई हुई है। माई एसक्यूएल पे यार वैसे इसका कोर्स का पार्ट नहीं, हम लोग नो एसक्यूएल पे जा रहे होते हैं, लेकिन चलो मैं अगर देखूंगा टाइम बचा तो मैं बता दूंगा। वैसे मैं खुद नॉर्मली माई एसक्यूएल पे ही करता हूँ। 313681.154 ये EC2 के, EC2 समझ नहीं पाएगा, AWS के अंदर एक सर्वर है, उस सर्वर का ये क्या है, आईपी एड्रेस। अब वो सर्वर जो है उसमें क्या सेव हुआ है मेरा, माई एसक्यूएल। यानी कि मैं कहीं पे भी बैठ के मैं उस, क्योंकि वो कहाँ पर है, AWS के पास है, AWS का सर्वर हर वक्त ओपन रहता है, हर वक्त चलता है और दुनिया के हर कोने में एक्सेसिबल है।
तो इसका मतलब है कि ये जो मेरा डेटाबेस है, ये सारी दुनिया में मैं कहीं भी इसको इस एड्रेस पे एक्सेस करूंगा तो मुझे उसका डेटा रिसीव भी होगा और सेंड भी होगा। और इसका पोर्ट नंबर कौन सा होगा? 3306। अब ये 3306 मुझे ओपन करना पड़ता है। आपका जो नॉर्मल पीसी होता है ना, इस पे हर पोर्ट ओपन होता है। आपने नोट किया कि 3000 आप लिखते हैं तो वो वेबसाइट खुल जाती है। इसका मतलब क्या है कि आपका 3000 पोर्ट नंबर ओपन है। आप 5000 लिखते हैं वो ओपन हो जाती है। इसका मतलब आपका 5000 पोर्ट नंबर ओपन है। अब लिनक्स होता है ना हमारे पास, जो हम लिनक्स यूज करते हैं, हम सारे पोर्ट्स बंद कर देते हैं। फिर हम बोलते हैं जो जो हमें जरूरत है ना, हम सिर्फ उसको ओपन करते हैं। उसकी वजह ये है कि जो हैकर होता है वो आपके पीसी में घुसता ही इन पोर्ट नंबर्स के थ्रू है, क्योंकि यही एक चैनल होता है। ये फायरवॉल होता है, लेकिन फायरवॉल जो है आपका कमांड ओवरराइड नहीं कर सकता। आप फायरवॉल में आके बताते हो कि हमारे सारे जो पोर्ट नंबर्स हैं उनको क्लोज डाउन कर दो। खैर, ये मेरी गलती से बंद हो गया, इसको हम दोबारा चला लेते हैं। अब हम इस पोर्ट पे जाते हैं और हम देखते हैं कि ये हमें क्या दिखाता है। सही है, जिसका मैंने ये बैकएंड चुराया है, ये बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम है। चुराया नहीं है, मेरा ही लिखा हुआ है, तो चुराना नहीं कहेंगे। लेकिन ये आप रिएक्ट यूज़ करते हैं फ्रंट एंड के लिए, तो ये पाइथन का जो फ्लास्क पैकेज है, ये एपीआईज बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन आप इस पर थोड़ी बहुत फ्रंट एंड भी काम कर सकते हैं, दोनों तरीके होते हैं। तो मेरे पास अगर कोई छोटी मोटी ऐप की रिक्वेस्ट आती है तो मैं वो फौरी तौर पे उसका, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं कि एक एप्लीकेशन में बैकएंड ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक एप्लीकेशन में फ्रंट एंड ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर प्रायोरिटी बैकएंड है ना, तो मैं कभी भी रिएक्ट पे नहीं जाऊँगा। मैं सिंपली उसका बैकएंड पहले बनाऊंगा, उसी बैकएंड के अंदर क्या बना दूंगा, छोटा सा फ्रंट एंड। अब ये जो आर्किटेक्चर है, ये आर्किटेक्चर कहलाता है मोनोलिथिक। मोनोलिथिक का मतलब होता है कि सब कुछ एक जगह। मोनो का मतलब होता है एक, सही है, मोनो का मतलब होता है एक। तो उस एक का क्या मतलब है कि सब कुछ एक जगह पर है। अब बैकएंड भी यही है, फ्रंट एंड भी यही है। इसका मतलब है बैकएंड गिरा तो फ्रंट एंड भी एक साथ गिरेगा। लेकिन रिएक्ट और जो हम काम करते हैं एपीआई के थ्रू, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहते हैं। देखिए, यहाँ पे ब्लॉकचेन वाले कुछ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे वो वाला मतलब नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम अलग है और डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर अलग है। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में ये होता है कि हम फ्रंट एंड अलग लिखते हैं और बैक एंड अलग लिखते हैं। उसकी वजह ये होती है कि बैक एंड जो होता है वो ज़्यादा ससेप्टेबल होता है, वल्नरेबल होता है गिरने के। उसकी वजह ये होती है कि जो हैकर होता है उसको फ्रंट एंड से कुछ नहीं पड़ी, वो अटैक किसको करता है, बैक एंड्स को। क्योंकि आपका बैक एंड गया तो आपका इंजन गया, इंजन गया तो गाड़ी रुक जाएगी। वो लोग डायरेक्टली हिट करते हैं आपके बैकएंड्स में, क्योंकि सारा डेटा भी कहाँ पड़ा हुआ है, बैकएंड। सही है, तो ये इस तरीके से हमारे पास बैकएंड सिस्टम्स होते हैं। यहाँ पे मैंने देखें ये कौन सी रिक्वेस्ट बनाई हुई है, पोस्ट रिक्वेस्ट। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम गेट कर ली थी, और कौन सी रहती थी, पोस्ट रिक्वेस्ट। हम ये काम करते हैं, हम गूगल पे जाते हैं, गूगल पे हम लिखते हैं एक्सियोस पोस्ट। तो एक्सियोस के डॉक्स हैं, उसके अंदर उसने हमें बताया हुआ है कि हमें कैसे हिट करनी है पोस्ट रिक्वेस्ट। सही है, इसका तरीकेकार भी काफ़ी सिमिलर है। जैसे आप काम करते हैं, जैसे यहाँ पे एक और चीज़ होनी चाहिए थी, इसमें मुझे नज़र नहीं आ रही। पोस्ट हेडर्स एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ये सही है। अब हम रिएक्ट पे चलते हैं और ज़रा एक हम लोग सबसे पहले मैं वो बना लेता हूँ, एक पोस्ट रिक्वेस्ट बना लेता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो कि वो कैसे हो रहा है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सफाई करते हैं। हम सबसे पहले इधर एक न्यू कंपोनेंट बनाते हैं। न्यू कंपोनेंट का नाम रख लेते हैं पोस्ट प्रैक्टिस डॉट JSX। सही है, यहाँ पे हम कर लेते हैं RFCE। RFCE में वही ये मिल गया। अब हम जाते हैं app.js में। app.js में हम पर्सन्स को हटा लेते हैं, क्योंकि इसमें हमने क्या चीज़ टेस्ट की थी, गेट रिक्वेस्ट। अब हम क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट।
अब यहाँ पे आके मैंने टाइप किया पोस्ट प्रैक्टिस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इसको पकड़ नहीं पा रहा है, फिर भी इंपोर्ट ही कर डालते हैं पोस्ट प्रैक्टिस, तो यकीनन आएगा। सही है। और हमें पता है कि हमारी रिएक्ट की ऐप चल रही थी, तो अब हमारे पास क्या लिख के आ गया, पोस्ट प्रैक्टिस। वेल एंड गुड। अब हम क्या करते हैं, हम पोस्ट प्रैक्टिस में दोबारा वापस आते हैं। अब पोस्ट रिक्वेस्ट में मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे क्या इंपोर्ट करना होगा। सबसे पहले इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। अब मुझे पता है कि जो भी मैं जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ वो हमेशा कंपोनेंट के अंदर लेकिन रिटर्न से ऊपर होती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले, चलो यूज इफेक्ट लगाऊं नहीं लगाऊं, यूज इफेक्ट लगाना चाहिए वैसे। काम करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं h1 फॉर्म, और हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं एक अदद बटन, और बटन में हम लिख लेते हैं सबमिट फंक्शन का नाम लिख लेते हैं सबमिट। ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे कर लेते हैं कांस्टेंट, नहीं यूजर को एलिमिनेट करने के लिए मैंने ये बटन बनाया। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ एक्सियोस डॉट पोस्ट। अब एक्सियोस डॉट पोस्ट में हमें पैरेंथेसिस, अब देखें एक्सियोस एक पैकेज है जो कि हमने यहाँ लाइब्रेरी है जो कि हमने यहाँ से क्या की है, इम्पोर्ट। पहले हमारे पास कौन सा फंक्शन था, गेट फंक्शन था। वो क्या करता था, गेट रिक्वेस्ट करता था। उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती थी कि यहाँ पे जस्ट हम लोग उसको क्या दे देते थे, यूआरएल। इसमें भी यूआरएल की नीड तो है। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कॉन्स्ट यूआरएल। लेकिन अब यूआरएल क्या होगी, तो मुझे बता सकता है अब यूआरएल क्या होगी। इसका मतलब है जो मेरा बैकएंड की लिंक है वो बेसिकली मेरी क्या बन जाएगी, यूआरएल बन जाएगी। लेकिन ये यूआरएल अभी इनकम्प्लीट है। सही है, क्योंकि ये यूआरएल किसकी है, इस पेज की। मुझे इस पेज की यूआरएल नहीं चाहिए, मुझे उस फंक्शन की यूआरएल चाहिए जो कि मेरा पोस्ट रिक्वेस्ट को क्या करेगा, रिसीव करेगा या एक्सेप्ट करेगा। तो वो अगर आपको याद हो तो मैंने पाइथन में ये बनाया हुआ है स्लैश एपीआई स्लैश रिसीव डेटा। आपको यहाँ पे ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक फंक्शन है जो कि हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट रिसीव करेगा। अब उसका एड्रेस क्या है, लोकल होस्ट, और उसका लिंक क्या है, एपीआई स्लैश रिसीव डेटा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यूआरएल। कौन सा वाला, ये वाला। हाँ जाहिर है, वरना उसको पता कैसे चलेगा कि एपीआई रिसीव डेटा कहाँ है। ये आपका सर्वर है किधर, मैं सिर्फ उसको ये बता रहा हूँ। उस सर्वर पे एक फंक्शन है, वो फंक्शन कहाँ पे पाया जाएगा, स्लैश एपीआई स्लैश रिसीव डेटा। ये जब आप नोड जेएस पढ़ोगे तो इसका आपको और अच्छा मतलब समझ आ जाएगा ये क्या है। उसके बाद हम आते हैं डेटा, हम कहते हैं कॉन्स्ट डेटा। यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट में हम लिख लेते हैं नेम, नेम में हम लिख लेते हैं एबीसी, और हम दूसरी लिख लेते हैं एज 24। यार ये पाइथन का सिंटैक्स है, तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि जावास्क्रिप्ट में ऐसे ही लिखते हैं और पाइथन में ऐसे लिखते हैं। मजे की बात है कि ये वाला सिंटैक्स जो है जावास्क्रिप्ट इसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ये ES6 में एक एडिशन आया था, ES6 से पहले एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन अब करता है। लेकिन आप लोग क्योंकि JS के डेवलपर्स हो, आप पाइथन के डेवलपर नहीं हो, तो मैं आपसे
कहूँगा कि आप कौन सा वाला यूज़ करो, ये वाला जो कि एक स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट का प्रोसीजर है, वरना उससे थोड़ा आपको लोगों को ये फील आएगा कि आपको पाइथन भी आती है। नहीं, कुछ जगह पे अगर आप नोड जेएस डेवलपर या जावास्क्रिप्ट डेवलपर के तौर पे जा रहे हैं ना, तो वो लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते, खासतौर पे पाकिस्तानी। वो कहते हैं तुम लोगों ने फालूदा बनाया हुआ है। तो पहले अगर आपको याद हो तो डॉट गेट में कहानी बहुत आसान थी, बस हम उसको यूआरएल देते थे और वो डेटा में ला के दे देता था, याद है? इसमें सेकंड पैरामीटर कौन है? डेटा, कि आपको भेजना क्या है। सही है। अच्छा, इसको अभी फिलहाल इसी कंडीशन पे चला के देखते हैं। आपको पता है डॉट देन आएगा, फिर आपको पता है क्या आएगा, डॉट कैच, और दोनों क्या रिसीव करते हैं, एक कॉल बैक फंक्शन। इसमें हम लिख लेते हैं console डॉट लॉग, और हमें यहाँ पे क्या आएगा, डेटा आइटम console लॉग आइटम। अब डॉट कैच में मैं अगेन लिख लेता हूँ console डॉट लॉग। डॉट कैच में एक मिस्टेक हो गई, मुझे यहाँ पे क्या देना चाहिए, कॉल बैक फंक्शन देना चाहिए। मैं बोलूँगा ERR, यानी कि एरर। यहाँ पे console डॉट लॉग एरर। ये कहानी यहाँ तक हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं अपनी ऐप पे, हम राइट क्लिक करते हैं, हम अपना कंसोल ओपन रखते हैं। ये किस चीज़ का एरर है? बस हमने बटन पे लगा दिया है, कह रहा है सबमिट फंक्शन नॉट डिफाइंड। पागल हो गया क्या? हाँ, पागल ही हो गया था। तो अब हम सबमिट का फंक्शन दबाएंगे तो क्या चल जाएगा, हमारा जो एक्सियोस का कोड था वो, ये बात तो समझ आ गई। हमारा सर्वर भी चल रहा है, हम एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ जी, सर्वर भी चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे लाइन पर ना, दिस इज द डेवलपमेंट सर्वर। तो हमने इस बटन को क्लिक किया, लेकिन मेरे पास एरर आया। एरर क्या आया, क्या बोल रहा है, हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय कॉर्ड्स पॉलिसी। अब आपके पास एक चीज़ आती है, उस चीज़ का नाम क्या होता है, हेडर्स। अभी हम जाते हैं, पहले इसको हेडर्स को उठाते हैं और अपने कोड में लाते हैं। हम लोग यहाँ पे हेडर्स ऊपर ऊपर लिख लेते हैं। अभी ये हेडर्स क्या है, आपको अभी थोड़ी देर में बताते हैं। कंटेंट टाइप आपका टेक्स्ट जेसन है। इसने बोला हाँ, उसको पता नहीं है एप्लीकेशन जेसन है। टेक्स्ट जेसन ये होता है कि भाई आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, बस आपका डेटा है, कुछ स्ट्रिंग आ रही है, वो आप भेज रहे हो। एप्लीकेशन जेसन का मतलब होता है कि एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक प्रॉपर जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट आ रहा है। हमने हेडर्स ऐड किया। अब हम क्या करते हैं, पहले में हमने क्या पास किया है, दूसरे में क्या पास किया है, डेटा। अब तीसरे आर्ग्यूमेंट में हम लोग क्या पास कर लेते हैं, हेडर्स। अच्छा, ये मैंने इसको ऑब्जेक्ट बना के क्यों भेजा है, ये जावास ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी नहीं था, तो मैंने बेसिकली एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना के भेजा है। वैसे इसका रीज़न ये है कि ये इसका एक्सिस का सिंटैक्स है, कि जो हेडर्स है वो किस में रिसीव करता है, वो ऑब्जेक्ट में रिसीव करता है। तो ये लगाना ज़रूरी है, अगर आप सिर्फ ये कर देंगे बाकी यूआरएल डेटा की तरह, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे नेम्ड इंपोर्ट आप करते हैं, तो वो उसका सिंटैक्स है कि आपको उसको किस में देना है, कर्ली ब्रेसेस में देना है। ये एक्सिस का सिंटैक्स है। ये थोड़ा याद रखने वाली चीज़ है, कि वैसे आपको याद हो जाएगी तो जितना, हाँ, जितना आप इसको याद देखोगे ये आपको याद हो जाएगा। तो पहला आर्ग्यूमेंट यूआरएल, दूसरा आर्ग्यूमेंट डेटा, और तीसरा हेडर्स। अब ट्राई करते हैं कि अब चलता है। हमने कहा सबमिट, जैसे उसको रीलोड भी कर लेते हैं। अभी भी क्या एरर दे रहा है, एक्सेस टू दिस इज फ्रॉम ओरिजिन ब्लॉक्ड बाय कोर्स पॉलिसी। जरा हम चलते हैं अपने पाइथन के कोड में,
एक हमारे पास ये एक लाइब्रेरी है जिसको हम क्या कह रहे हैं, कोर्स। इस कोर्स को ज़रा हम देखते हैं थोड़ी देर में कि ये कोर्स क्या है और क्यों होता है। उससे पहले हमारे लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा कोड चले। इस पैकेज का नेम हम लोग कंफर्म कर लेते हैं, फ्लास कोर्स वेब, कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। सही है, यहाँ पे आके हमने इसको पेस्ट कर लिया, वेब 3 है और ये इंस्टॉल हो चुका है। आपने देखा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता था ये क्या एरर देगा। नो मॉड्यूल क्लास कोर्स, जो कि मैंने अभी अभी इंस्टॉल कर लिया। अब मैं इस सर्वर को दोबारा चलाऊंगा, अब की बार चलेगा। क्या ये पता ऐसे चलता है कि जब ये वाली लाइन लिख के आ जाती है, रनिंग ऑन एच टी टी पी। जब रनिंग ऑन एच टी टी पी आ जाए तो मतलब वो चलेगा। इसको हम रिस्टार्ट करते हैं दोबारा और इसको हम लोग दोबारा से एंटर मारते हैं, लेकिन हमारा जो कोड है वो फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब तो गारंटीड कर लेना चाहिए था। सही है, इस पे नहीं, इस जब आप वो आपने फंक्शन बना लिया ना तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। सही है, तो हमने इसको दोबारा से रीस्टार्ट किया है। दोबारा से ट्राई करते हैं, इसको रीलोड करते हैं और हम इसको चलाते हैं। ये हमारे पास बैड रिक्वेस्ट का एरर आया है। बैड रिक्वेस्ट का एरर क्यों आया है हम देखते हैं इसमें। पोस्ट एपीआई डेटा। अब इस चीज़ को ज़रा नोट करें आप। इधर कोड क्या आ रहा है, 400। 400 याद है किस चीज़ का कोड था, नोट से क्या। नहीं, ये किस चीज़ का है, एरर किस चीज़ का है। मैंने आप लोगों को ये बताए थे। सही सर्वर वाला एरर नहीं था। 400 का क्या मतलब था, 400 का मतलब होता है नॉट फाउंड। 400 से 499 का क्या मतलब होता है, नॉट फाउंड। उसके बाद 500 to 599 का क्या मतलब होता है, इंटरनल सर्वर एरर। इसको हम एक दफ़ा फिर नोट करते हैं। हमारी रिएक्ट की ऐप जो है वो तबाह हो चुकी है। तो ये बात है, हमारा बटन ही क्लिक नहीं हो रहा। नहीं, वो बटन ही हिट नहीं हो रहा। ये बेसिकली कह रहा है
का पीसी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। क्या चीज़? असल में मसला है कि बाकी बच्चों को नहीं पता है यहाँ पे क्या हो रहा है। के सामने चीज़ डिस्कस भी नहीं कर सकते। 127 और एक मिनट सर्वर 4000 यार, सही तो है। चलें, बेसिकली हो ये रहा है यहाँ पे कि हमारा जो एक्सिस है वो रिक्वेस्ट हिट कर रहा है। सही है, ये तभी आपको नेटवर्क टैब में रिसीव डेटा मिल रहा है, लेकिन इसको रिटर्न में क्या मिल रहा है? 400। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा यूआरएल है वो सब सही है, मैं उसको वही चेक कर रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे हमने कोई चीज़ ज़्यादा लिखी हुई नहीं है। देखिए, एक चीज़ होती है कोर्स, जो अभी अभी हमने सही की थोड़ी देर पहले, कि यहाँ पे भी हमने इंपोर्ट किया हुआ है। कोर्स बेसिकली क्या होता है कि कोर्स होता है क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट। क्या होता है? क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट। अब कोर्स ये चीज़ है कि आप रिएक्ट ऐप आपकी किस पोर्ट पे चल रही है? 3000। और आपका सर्वर किस पोर्ट पे चल रहा है? 8000। और ये ज़रूरी नहीं कि दोनों सेम पीसी पर हो सकता है कि एक जो फ्रंट एंड है वो किसी और कंप्यूटर पे हो, और जो बैक एंड है वो किसी और कंप्यूटर पे। तो अब कंप्यूटर चेंज हुआ, पोर्ट नंबर चेंज हुआ, तो अब आपका फ्रंट एंड और बैक एंड क्या है? डिफरेंट। तो ये आपको नॉर्मली एरर देता है कि क्रॉस ओरिजिन, यानी कि आपका जो रिक्वेस्ट आ रही है वो किसी और जगह से आ रही है। तो नॉर्मली आपका सर्वर होता है वो उसको क्या कर देता है? ब्लॉक। यहां पर आके हम उसको बताते हैं कि भाई आपको रिसीव कर लेना है। ठीक है, तो अभी हम यही किया है कि हमने सिंपल पाइथन में हमने इस चीज़ को ओपन कर दिया है, और यहाँ पर हम रिसीव डेटा में रिसीव डेटा भी कर रहे हैं, मेथड्स में पोस्ट भी ले रहे हैं। नहीं नहीं, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होता। तो अभी आप लोगों का मैं यही चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पे रिजल्ट आ जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन हमारा जो रिएक्ट है वो उसको डेटा जब फेंक रहा है तो वो हमें वापस फेंक दे रहा है कि ये इम्प्रॉपर डेटा है। ये हमारा फिर यहाँ पे आपका पेलोड भी नज़र आएगा, यानी कि हमारा डेटा भी सही जा रहा है। 127,800। क्या? बात है, XHR रिक्वेस्ट क्यों मारा है?
हम लोग एक काम कर लेते हैं कि हम पहले सर्वर को चेक कर लेते हैं एक सिंपल मेथड से कि कहीं सर्वर पे तो नहीं एरर है। हम एग्जियोस डॉट गेट कर लेते हैं डायरेक्टली। अब एग्जियोस डॉट गेट में आपको पता है कि हमें सिंपली उसको क्या देनी पड़ेगी, यूआरएल। तो हम इस यूआरएल पे जाते हैं, हम इसको यूआरएल दे देते हैं और बाद में हम डॉट दैन लिख देते हैं और आइटम console डॉट लॉग आइटम। और हम लोग अपने सर्वर पे बना लेते हैं एक सिंपल सी एपीआई। और सिंपल एपीआई बनाने का बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पे आपने लिख देना है एपीआई गेट, यहाँ पे लिख देना है गेट सही है। अब ये वाला जो हमारा लिंक है ये लाजमी सी तौर पे लोकल होस्ट पे आना चाहिए 8000। आई थिंक हमें मिस्टेक इधर की पता लग रही है। टर्न हमने देना है हेलो वर्ल्ड। ये सिंपल हमने इस वक्त गेट रिक्वेस्ट बनाई है तो हमारा सर्वर यहाँ पे हेलो वर्ल्ड सिंपल रिटर्न करना है कर रहा है। हम बस ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा काम सही हो रहा है कि नहीं। और हम सेम चीज़ क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पास कर देंगे एपीआई गेट देन, और हमारे पास कौन होना चाहिए हमारा आइटम। तो हम लोग अपनी रिएक्ट ऐप पे गए, हमने कॉन्सोल किया, स्टार्ट किया और हमने इसको यहाँ पे लगा लिया तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड आया। दिख रहा है आपको डेटा? इसका मतलब है कि हमारे सर्वर के साथ कनेक्शन सही है। ठीक है। प्रॉब्लम इसका मतलब है कि हमारे पास हो रही है पोस्ट रिक्वेस्ट में। मेथड्स पोस्ट रिसीव डेटा का ये मतलब हो सकता है कि आप लोगों का जो विंडोज़ है इसके ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है, क्योंकि हमारे पास बेसिकली जो हेडर्स हैं वो लाजमी जाने चाहिए एप्लीकेशन जेसॉन के। क्योंकि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जेसॉन का जो पैकेज है उसको कंसील करके भेज रहे हैं अपने रिक्वेस्ट के साथ। तो बेसिकली वहाँ पे ये ब्रेक पॉइंट आ रहा है कि वो डेटा वहाँ पे नहीं पहुँच रहा और वो रिक्वेस्ट से वो कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है। इसका सिंपल एक तरीका ये हो सकता है कि हम अपने पुराने वाले कोड में जाएं और ऐप डॉट पी वाई में जाएं। तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पर है।
लग रहा है यही मसला है। Awesome. But, आपका डेटा रिसीव्ड सही है। तो एक बहुत छोटा सा माइनर सा इशू था जिस पे आपका ये डेटा क्रैश हो रहा था। मैं खुद भी मैंने थोड़ा सा इसको नोट नहीं किया। अब देखें फ़र्क क्या है, पहले ये था अब ये है। सही है। अब मैंने इस चीज़ पे गौर किया था, मुझे लगा कि एप्लीकेशन जेसन की कहीं पे कोई स्पेलिंग में मिस्टेक थी, तो मैं उसको वहाँ से गूगल से ही उठा के लाया। मैंने कहा मैं नहीं लिखता, लेकिन मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया कि इसका जो कंटेंट टाइप है उसमें स्मॉल लेटर्स हैं। तो नहीं, ये मैंने उसका डॉक्यूमेंटेशन से उठाया है। मैंने डॉक्यूमेंटेशन खोली थी कहीं पे, ये रहा। अच्छा, ये क्या बकवास है। उन्होंने ऊपर ऐसे लिखा हुआ है, नीचे से वैसे लिखा हुआ है। पागल। चलो खामखा इन्होंने हमारे 15 मिनट ज़ाय किए। इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझते हैं कि ये क्या हुआ है और कैसे हुआ है। चलो आप लोगों के सामने एक यूज़ केस आ गया, ठीक है, कि स्पेलिंग मिस्टेक से कैसे तबाहियाँ होती हैं। तो खैर, अब आपके पास बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर आप डेटा में जाएंगे तो मैसेज क्या आ रहा है, डेटा रिसीव्ड। स्टेटस कोड क्या आ रहा है, 200। और डेटा के अंदर हमारे पास क्या रिसीव हो रहा है, एज और नेम। तो बेसिकली जो डेटा मैंने एक्सियो से भेजा था वही डेटा मैंने घुमा के वापस अपने पास बुला लिया है। ये बात आपने नोट की, क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर आप सर्वर पे कोडिंग देखे ना तो मैंने यही किया है। ये पोस्ट है, ठीक है। मैंने क्या किया है कि मैंने बोला है कि डेटा रिसीव करो, तुम्हारे पास डेटा आएगा उसको रिसीव करो, उसी डेटा को वापस रिटर्न कर दो। देखा आपने। तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं कि पोस्ट रिक्वेस्ट में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्या है। सबसे पहले तो यूआरएल, इसमें तो आई थिंक आप लोगों को कोई मसला नहीं है कि यूआरएल क्या है कैसे है। उसके बाद है डेटा। डेटा में भी कोई आपको आई थिंक इशू नहीं होगा। कोई भी आप जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट उसको एज अ डेटा भेज सकते हैं। इवन अगर इसमें कोई एरे है तो भी आप भेज सकते हैं। इसको भी हम देख लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे करके कह लें फ्रेंड्स और यहाँ पे आप उसको दे दें 1 2 4 5 जो भी है। अब यहाँ पे आके हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसको क्लीन करते हैं, इसको फिर से भेजते हैं। अगर आप हम डेटा डेटा में आएंगे तो आपके पास फ्रेंड्स की प्रॉपर्टी और उसके अंदर एक एरे है। तो डेटा में आपसे कोई पाबंदी नहीं है, आप किसी तरह का कैसा भी जेसन जो ऑब्जेक्ट है वो आप भेज सकते हैं। ये बात क्लियर है, सबको समझ आ रही है। ठीक है। अब थोड़ा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे देखते हैं जिसकी वजह से हमारे सबसे ज़्यादा मसले हुए, और वो था हेडर्स। अब जो सर्वर होता है, सर्वर जब एक रिक्वेस्ट रिसीव करता है वो इस यूआरएल पे करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट तो कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। मतलब एक सर्वर पड़ा हुआ है किसी जगह पे, अब मुझे उसकी यूआरएल पता लग गई तो मैं उसको डायरेक्टली रिक्वेस्ट करूंगा तो वो मेरा जवाब देगा। लेकिन एक कंपनी चाहती है कि भाई ये सबको ना जवाब देता फिरे, सिर्फ जब हम इसको कहें ना तो ही हमें अपना जवाब दे। तो अब ये कैसे किया जाता है, तो इस पर हमारे कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जाते हैं, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस बढ़ाई जाती है। अब वो कैसे बढ़ाई जाती है, थ्रू हेडर्स। सबसे पहले वो नॉर्मली आपको यहाँ पर एक कोड नज़र आता है, देखिए JWT टोकन का कोड होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं इसको, इस तरीके से भेजते हैं ऑथ, और यहाँ पर वो एक बड़ा सा यूं करके कोड होता है। अभी आपको उतना इसमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है तो मैं आपको वो नहीं दिखा रहा, लेकिन ये चीज उसको बताना सर्वर को जरूरी होता है कि जो आप चीज भेज रहे हो वो चीज क्या है, ठीक है। वो अभी हम उसको बता रहे हैं वो क्या चीज है, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ये मैं सर्वर को बता रहा हूँ कि भाई जो आपके पास डेटा आएगा वो कौन सा डेटा होगा, जेसन। अब आप पूछ सकते हैं इसमें और कौन सा टाइप के डेटा होते हैं। इसमें टेक्स्ट टाइप होता है, इसमें फॉर्म टाइप होता है, इसमें फाइल टाइप होता है, और इसमें सबसे पॉपुलर कौन सा है, जेसन टाइप। बात समझ आ रही है। ये सिंपल सा इसका हेडर का ये तरीका होता है। आपको ये वाला जो सारा काम है ये छापना है, हेडर्स भी हर बार यही रहेगा।
सही है, मैंने मिस्टेक कर ली कि मैं भी इसको छाप के लाता तो मेरा मसला ही नहीं होता। खैर, क्योंकि आपको पता लग गया होगा मैं हेडर ज़्यादा लिखता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ये हेडर सेम रहता है हमेशा। ठीक है, तो आपको ये अगेन कोड मिल जाएगा, आपको सिर्फ छापना है। आपको चेंज क्या करना है, एक ये यूआरएल कि आपका सर्वर कहाँ पर है, ये इसको हम कहते हैं डोमेन। डोमेन आपको बताता है कि आपका सर्वर किधर है। इसके आगे होती है सब डोमेन, बल्कि सब डोमेन नहीं कहते इसको, इसको कहते हैं क्वेरी या पाथ। पाथ आपको बताता है कि उस सर्वर पे वो फंक्शन कहाँ पर है। समझ रहे हैं? तो हमारा सर्वर लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट का पोर्ट नंबर कौन सा, 8000। उस 8000 पोर्ट के अंदर एक पाथ है /API/रिसीव डेटा, उधर ये उस फंक्शन पे ये वाला डेटा भेज दो। बात समझ आई? सिंपल, बहुत इजी, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। उसके बाद आपने एग्जिस्ट डॉट पोस्ट कर दिया, आपने कहा कि भाई सक्सेसफुल हो तो ये वाला चला दो, और अगर फेल हो तो ये वाला चला दो। अच्छा, एक काम करके देखते हैं, ये मैंने अब ये सर्वर पर हम आ गए, इसका कोड समझने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अब ये सर्वर इसको भेज रहा है, ये पहला वाला भेज रहा है कि जो उसको वापस आपके पास डेटा आएगा, पहली चीज। ये दूसरा बोल रहा है कि स्टेटस कोड कौन सा भेजो। अभी कौन सा जा रहा है, 200। फर्ज करें मैंने कह दिया 210। अब हम इसको दोबारा भेजते हैं, देखते हैं कि हमारा वाकई यहाँ पे बदला। स्टेटस कोड क्या आया, 210। ये सर्वर भेजता है, और इसका मैंने आपको बताया था कि मतलब क्या होता है कि 200 से 299 तक का मतलब है कि सक्सेसफुल, आपने जो काम करना चाहा था वो हो गया, और आपका जो भी प्रोसेस था वो क्या हुआ, सक्सेसफुल। दूसरा आपका होता है 300 से 399, वो होता है रीडायरेक्ट। क्या होता है, रीडायरेक्ट। मतलब कि आपने एक जगह पे रिक्वेस्ट की और मैंने बोला नहीं तुम उस वाले सर्वर पे जाओ, मतलब मैंने सर्वर जंप करा दिया। ऐसा होता है, नॉर्मल होता है। आपने गूगल मैप्स देखा है, मोस्टली वेबसाइट्स गूगल मैप्स पे जंप करवाती हैं, मतलब आपका जो रिक्वेस्ट जाती है उनके अपने सर्वर पे, उनका सर्वर कहाँ पे भेज देता है आपकी रिक्वेस्ट, गूगल मैप्स। तो ये आपके पास क्या प्रोसेस हो जाता है, रीडायरेक्ट। दूसरा रीडायरेक्ट क्यों दिया जाता है, स्क्रैपर्स को मात देने के लिए। जो आपका डेटा चुराने आए ना, जो आपका डेटा उठाने आए, उनके लिए ये एक मुश्किल की जाती है कि उनके लिए आपको क्या रख देते हैं वो लोग, एक रीडायरेक्ट। सही, क्योंकि स्क्रैपर जो होता है वो इंसान नहीं होता, उसको पता नहीं चलता कि भाई यही वो वेबसाइट है या दूसरी है, तो वो उसमें चालाकी कर देते हैं। उसके बाद आपके पास आता है 400 से 499, इसका मतलब होता है नॉट फाउंड, जो कि पहले आ रहा था। अब वो नॉट फाउंड क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि हमारा जो हेडर था वो गलत था। क्योंकि हेडर गलत था तो सर्वर उस रिक्वेस्ट को वहीं पे रोक दे रहा था, मतलब वो उसको अपने पास आने ही नहीं दे रहा था। एंट्री पॉइंट जो था ना सर्वर का, वो वहीं पे रोक रहा था, कह रहा था भाई इसमें कोई गड़बड़ है। उसको लग रहा था ये रिक्वेस्ट जो है किसी हैकर की तरफ से। ठीक, क्योंकि उसमें क्या नहीं था, कंटेंट टाइप, क्योंकि वो पॉलिसी के मुताबिक कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन आना चाहिए था। खैर, अब यहाँ पे हम आते हैं, एक काम करते हैं, ये सर्वर पे आते हैं। 210 को हटा के मैं कह देता हूँ 400। 400 का क्या मतलब था, नॉट फाउंड। इसको हमने रिफ्रेश किया, देखिए हालांकि मेरे पास रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुई है, रिस्पॉन्स में मेरे पास डेटा भी आया है, सही है, लेकिन आपको ये रेड कलर का कोड दिखा रहा है, और आपको पता है ये कौन सा चला है, ये कैच चला है। सही है, यहाँ पे हमने अभी रीलोड किया तो ये क्या चला, कैच। आपने देखा कि देन नहीं चला, बल्कि क्या चला, कैच। को कैसे पता लगा कि इसको चलना है, हालांकि रिक्वेस्ट तो वापस आई है, सर्वर से जवाब तो आया, लेकिन कैच क्यों चला, क्योंकि सर्वर ने कौन सा स्टेटस कोड भेजा है, 400। और 400 का क्या मतलब होता है, नॉट फाउंड। अगर आप 400 का स्टेटस कोड भी भेजना चाहते हैं तो आप सर्वर से भेज सकते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली करते हैं कि इफ डेटा, मैंने कंडीशन लगाई है, सही है। क्या हो रहा है, ये आपके पास हो गया इफ डेटा, एल्स में मैंने कह दिया रिटर्न नथिंग फाउंड,
यहाँ पे मैंने दे दिया 400। अब हम क्या कहते हैं कि इसमें हम जाते हैं, इसको हम क्लीन करते हैं और इसको हम रिक्वेस्ट भेजने को कहते हैं। तो हमारे पास क्या चीज़, सॉरी, यहाँ पे हमने इसको फिर से रीलोड किया, इसको हमने चलाया। चल जा भाई, क्यों आया? अभी भी वो क्या चला रहा है? क्या मतलब है कि उसको क्या नहीं मिल रहा? ये सर्वर जो है यहाँ पे मेरे पीसी पे कभी भी ऐसे नहीं करता, क्योंकि मेरे पीसी में बहुत कुछ इंस्टॉल हुआ है, तो मेरी थोड़ी आदत नहीं है। मेरे पास एक वैसे जैसे रिएक्ट आपका है ना कि कोई भी चेंज करने के बाद रीलोड कर लेता है, मेरे पास भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ये काम करता है। अब आपको कौन सा मिला स्टेटस? 200 मिला। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कंडीशन लगाई हुई है कि अगर कोई भी डेटा रिसीव हो तो ये चला दो। अब हम एक ट्राई मारते हैं। हम कहते हैं कि ये वाला जो पूरा, इसको खाली कर दो। अब मेरे पास क्या चला? 400। अब हमने फिर से कोई ना कोई डेटा भेजा, तो अब क्या चला? 200। अब हमने एक कंडीशन बना ली, सही है। अब उस कंडीशन के तहत हम लोग जवाब दे रहे हैं और स्टेटस कोड भी बदल रहे हैं। आपको समझ आ रहा है इसका यूज कहाँ होता है? ये यूज है क्या? क्या यूज है ये? क्यों, ये बात समझ आ रही है? इस स्टेटस कोड का इस्तेमाल किधर है? तो हम बार बार 200 200 कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल है का? 200 400 300, और ये पढ़ा क्यों रहा हूँ? आपने कभी नोट किया है, आप कभी फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपके पास ऊपर स्टेटस आ जाता है ग्रीन कलर का, सक्सेस, योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अगर आप उसमें कोई भी एरर करते हैं, जैसे कैप्चा छोड़ दिया, कुछ छोड़ दिया, ऊपर रेड कलर का लिखा हुआ आता है कि फिल दिस फॉर्म करेक्टली। सही है। अब ये आपके कोड को कैसे पता लग रहा है कि आपका डेटा सेव सही नहीं हुआ या क्या मसला हुआ? वो किससे पता लगाता है? स्टेटस कोड से। सही है। क्यों? अब स्टेटस कोड मुझे कैसे मिलता है? अगर आप इस आइटम में जाएंगे तो आइटम डॉट स्टेटस में मुझे क्या मिलना चाहिए? मैंने किया console डॉट लॉग आइटम डॉट स्टेटस, तो मेरे पास नीचे क्या प्रिंट हुआ? 200। अब इस 200 को लेके मैं कोई भी कंडीशन लगा दूं। फर्स्ट करें, मैंने इफ लगाई, इफ में मैंने बोला इफ आइटम डॉट स्टेटस इज ग्रेटर देन 200। ये मुझे बता सकता है ग्रेटर क्यों लिखा, इक्वल टू क्यों नहीं लिखा? क्या 200 से ऊपर हो? लेकिन इसका फायदा क्या है? एल्सिफ होता है, एलिफ होता है? कैप होता है? पाइथन में एलिफ होता है, मिला के। सही है। तो ये टू crashed। अब मैंने क्या कंडीशन लगाई हुई है? अगर 200 से ऊपर हो तो क्या चले? फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पे क्या हुआ? यू crashed माई सिस्टम। बल्कि ये 200 इक्वल टू करो और यहाँ पे करो 250। ये मैं वजह बताता हूँ क्यों। अभी अगर मैंने इसको सबमिट किया तो मेरे पास क्या होएगा? किसमें रीलोड करते हैं, फिर से उसको चलाते हैं। क्या हो गया? हमारी रिएक्ट भी ख़राब हो गई है क्या? हाँ।
मैंने इक्वल टू, वो इक्वल टू नहीं लगाया था, उसकी वजह से वो हो रहा था, वो कह रहा था 200 अबव। अगर मैं 201 भेजता तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता, सिंपल सी लॉजिक थी। लेकिन अभी बड़े मसले हुए, उस वजह से मैं खुद थक गया। फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, सिंपल। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सर्वर पे मैं आया 200 की बजाय मैं भेजता हूँ 252। अब ये क्योंकि 200 की रेंज में है तो अभी भी सक्सेसफुल ही है, बात समझ रहे हैं? तो देन चलेगा या कैच? देन ही चलेगा, बताते हैं। किसी को समझ आ रही है क्या हुआ है? हम्म? इफ चला, एलिफ क्यों नहीं चला? सही है। तो बेसिकली हमने इसको लिमिट करना चाहिए था हमें। हम इसको कहते हैं 250 लेस देन, और यहाँ पे क्या आएगा? एंड एंड। हमने थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन बना ली है, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल सी है। हम बेसिकली कह रहे हैं कि 200 और 250 के बीच में हो तो क्या चले? इफ। अब अगर हम जाते हैं इसको प्लस करते हैं और हम सबमिट करते हैं, तो हमारे पास क्या आया? यू क्रैश माई सिस्टम, क्योंकि हमारे पास स्टेटस कोड क्या आया था? 252। अब मजे की बात है कि देन यहाँ भी क्यों चला? क्योंकि 200 से लेके 299 के बीच में कौन सा चलेगा? देन चलेगा, क्योंकि वो सक्सेसफुल रेंज है तो देन ही चलेगा। 400 से लेके 499 के बीच में अगर आप होंगे तो क्या चलेगा? कैच चलता है। ये बात याद रखिएगा, सही है। और मजे की बात है कि ये जो स्टेटस कोड है ये आप ही भेजेंगे, जब आप सर्वर्स बना रहे होंगे तो ये आप ही भेजेंगे, सही है। तो आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। अब मैं इसको आइडियली कहाँ पे यूज करता हूँ ज्यादातर? अब फर्ज करें कि मेरे पास लॉगिन फॉर्म है, सही है। यूजर ने मुझे या तो यूजर या पासवर्ड नहीं भेजा, मतलब उसने ईमेल लिख दी, पासवर्ड लिखना भूल गया, उसने सबमिट को क्लिक कर दिया, तो मैं स्टेटस कोड क्या रिटर्न करता हूँ? 400। 400। अब मैंने 400 पे पीछे से बैकएंड रिएक्ट में ये लिखा हुआ है कि जब 400 आए तो ऊपर एक मैसेज दिखाओ कि पासवर्ड और यूजर नेम नॉट प्रोवाइडेड। एक मैसेज आता है रेड कलर का कि पासवर्ड और यूजर नेम नॉट प्रोवाइडेड। अब उसके बाद अगर फर्ज करें कि वो यूजर हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करता, सही है, तो मैं उस पर 404 का स्टेटस कोड थ्रो कर देता हूँ कि दिस यूजर डजेंट एग्जिस्ट इन आवर सिस्टम, प्लीज साइन अप। समझ रहे हैं? तो अभी मुझे कैसा पता लग रहा है? मैं स्टेटस कोड से पता कर रहा हूँ, तो 404 आएगा तो मुझे पता चल गया कि भाई ये वाला मैसेज शो होना है। उसके बाद मैं करता हूँ 409। अब 409 में होता है अनऑथराइज्ड। फर्ज करें वो एक ऐसी जगह पे आ रहा है जो कि उसके लिए अलाउड नहीं है, वो एडमिन एरिया है, वो एक यूजर है सिंपल, तो वो नहीं आ सकता। तो उसके बाद क्या मैसेज लिखा हुआ आएगा? यू आर नॉट अलाउड ऑन दिस लिंक। ठीक है। उसके बाद आता है 410, योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट। इस तरीके से मैं स्टेटस कोड को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट आपके सिनारियोज हैं उनके लिए कोडिंग कर सकता हूँ। स्टेटस कोड आपका सबसे ज़्यादा काम वहीं आता है। एक तो आपको वो ये बताता है कि आपके सर्वर पे हुआ क्या, ठीक है, अगर कोई मसला हुआ तो क्या मसला हुआ, सक्सेसफुल हुआ तो फिर तो कोई मसला नहीं कि वो 200 और 299 के बीच में लाया करता है। लेकिन नॉर्मली अगर आप अब ये आपके हाथ में है कि आप कोई भी स्टेटस कोड रिटर्न करा लें, लेकिन कम से कम आपको पता होना चाहिए कि ये ना हो कि यूजर एग्जिस्ट ही नहीं करता और आप कौन सा स्टेटस कोड भेज रहे हैं? 209। तो ये काम तो आपका कर जाएगा। आप बैकएंड पे लिख तो लोगे कि भाई 209 आए तो उसका मतलब है कि मेरे पास यूजर नहीं है, लेकिन ये टेक्निकली इनकरेक्ट है, क्योंकि 200 से लेके 299 का क्या मतलब है? कि सक्सेसफुल है, सही है। तो ये आपका काम है स्टेटस कोड्स का। एक सिंपल सा काम कर लेते हैं, इसमें बूटस्ट्रैप लगी हुई है। हम एक काम करते हैं, हम बूटस्ट्रैप पे जाते हैं। तो हम जरूरत भी नहीं है इसकी, हमारे पास ये कोड है। हम क्या करते हैं, हम इधर आते हैं तो पेस्ट कर लेते हैं। अब आपको पता है कि ये एरर क्यों आ रहा है, सबको पता है।
ये दो चीज़ें, मसला हल हो गया। उसके बाद हमारा क्लास नेम्स का इशू है। टेक्निकली चल जाएगा, लेकिन फिर भी आप क्या कर लें, क्लास को आप रिप्लेस कर दें क्लास नेम इक्वल्स है। तो अब हमें थोड़ा सा लग रहा है सही। और एक और है फॉर, पता है आपने कहा फॉर टेबल वाला, और आपने इसको कहा HTML का H कैपिटल होता है स्मॉल होता है, आई थिंक ये होता है, सही है। और आपने इसको बदल दिया। तो रिएक्ट के हिसाब से अब आपने इसकी काम पूरा कर लिया है। अब हम जाते हैं रिएक्ट पे और हम देखते हैं, तो हमारा फॉर्म रेडी है। लेकिन फॉर्म रेडी तो है, लेकिन फॉर्म कचरा है। तो हम क्लास नेम में आके हम कहते हैं कंटेनर MT5। तो हमारा फॉर्म थोड़ा बीच में आ गया है, अब लग रहा है कि फॉर्म है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऊपर आके हम H1 भी दे देते हैं, क्लास हम इसको दे देते हैं, क्लास नेम दे देते हैं display1 टेक्स्ट सेंटर, सही है। और लॉगिन फॉर्म दे देते हैं, सही है। 2 मिनट में आपका प्रॉपर एक लॉगिन फॉर्म रेडी है। इसके बाद अब क्या करते हैं, यूज स्टेट सबको याद होगा। यूज स्टेट आपकी जान कभी भी नहीं छोड़ेगा। आपने यहाँ पे कहा यूज स्टेट। अब आप यहाँ पे यूज स्टेट में क्या करेंगे, यहाँ पे आप यूज स्टेट बनाएंगे और आप कहेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे आप कहेंगे ईमेल डैश दैट ईमेल, सही है। आपने ये इक्वल टू कर लिया। जो चालाक लोग हैं वो समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या आएगा, सही है। बेसिकली अब मुझे करना क्या है, क्या रहा है? अच्छा, मैंने क्या कर दिया, कंपोनेंट समझ लिया। ठीक है। अब हमारे पास दो यूज स्टेट्स हैं। अब हमें चाहिए क्या, कि मुझे इस ईमेल और इस पासवर्ड का एक, मुझे इसका कनेक्टर चाहिए कि मैं इधर से इसका डेटा उठा सकूं। कनेक्टर बनाने का एक बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीका है कि आप ये किसका इनपुट है ये, यहाँ पे आप लगा दें ऑन चेंज। ऑन चेंज में आप बना दें एक एक फंक्शन, और इस फंक्शन में आप कॉल करा लें सेट ईमेल। ईमेल के अंदर आपने पास कर ली ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सही है। सेम यही चीज़ हम कॉपी करते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। उसके बाद आते हैं हम लोग किसके, ये चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स नहीं, पासवर्ड, सही है। सिर्फ फ़र्क क्या आएगा, लगता है कोई मसला हो रहा है, तो हम यहाँ पे ऑन चेंज दोबारा ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास आ गया ई, यहाँ पे आ गया सेट PWD डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सही है। यहाँ पे अब हम लोग इसको चेक करते हैं, आपके पास कौन क्या है, यूज इफेक्ट। अब यूज इफेक्ट आपके पास है यहाँ पे मेल, यहाँ पे है PWD। ये बात किसी को समझ आई? तब ये ट्रिगर होगा, इसका मतलब है ईमेल और PWD। ये सिर्फ चेक करने के लिए उसके अंदर सही डेटा आ भी रहा है कि नहीं, ठीक है। फिलहाल अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल अपना इंस्पेक्ट फॉर्म खोलते हैं, हम कंसोल में जाते हैं। हमारे पास किस चीज़ का एरर आ रहा है, क्रिएट इज नॉट अ फंक्शन, पोस्ट प्रैक्टिस इनवैलिड डॉम, अच्छे पुराना है।
तो यहाँ पे हम इसको रीलोड कर लेते हैं। तो आपको दिख रहा है ये, इसका मतलब है दोनों के हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो अपडेट हो रही हैं और आ भी रही हैं। अब ये जो सबमिट फंक्शन है ये कब हिट होगा, जब ये सबमिट वाला बटन ऑन क्लिक होगा। ये मैंने इसको फंक्शन दे दिया। अब देखें, पहले तो मैं फजूल चीज़ें भेज रहा था, अब मैं क्या भेजूंगा, एक तो यूज़र और दूसरा पासवर्ड। और यूज़र मेरे पास क्या आएगा, मेल, और पासवर्ड मेरे पास क्या आएगा, PWD। फ्रेंड्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब ज़रा देखते हैं क्या होता है। सही है। अब हम यहाँ पे कुछ भी क्लिक कर लेते हैं, engr.com 123। सही है। और हम यहाँ पे आके क्लिक करते हैं किसको, सबमिट को। सबमिट को जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास डेटा आया, लेकिन एक इश्यू हुआ। किसी ने नोट किया क्या हुआ? नहीं नहीं, कैच का इशू नहीं है। नहीं नहीं, ये डेटा कहाँ गया, वो ऑब्जेक्ट किधर गया? नहीं, सबमिट हुआ था, डेटा भी आया था। नहीं 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 नहीं, फिर से चलाते हैं। इसमें कुछ भी ये दे देते हैं, ABC123 दे देते हैं। अब देखिए डेटा आया है मेरे पास। वो तो मैंने स्टेटस कोड वहाँ से 252 भेजा है, तब जाके ये वाला वो दे रहा है। चलो ये अलर्ट सिस्टम भी हम हटा देते हैं, ये मुझे नहीं चाहिए फ़िलहाल, मुझे सिर्फ कंसोल करा दो। सही है। तो मैं दोबारा आपको ये दिखा देता हूँ कि बेसिकली हो ये रहा है। इसको सेव कर लेते हैं तो ये खुद ही प्रिंट कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं फिर सबमिट करता हूँ। नहीं, ये क्या चीज़ है, ये किसको समझ आ रहा है? मैं देखो सबमिट क्लिक कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट हो रही है, लेकिन ये क्या कर रहा है, रिमूव। क्या क्या आती है? अच्छा एक, देखिए मसला क्या हो रहा है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। देखो मसला क्या हो रहा है, सबमिट को जब मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, ऊपर नोट करो वो पेज को रीलोड कर दे रहा है। सही है, ये बात नोट की। मैं जैसे ही इसको क्लिक कर रहा हूँ तो वो रीलोड हो रहा है। अब वो रीलोड हो रहा है तो मेरा कंसोल क्लीन हो जा रहा है, क्योंकि जब आप पेज को रीलोड करते हैं आपका कंसोल क्लीन होता है। तो हमें इसको रीलोड करने से रोकना है। रीलोड करने से रोकने के लिए दो तरीके हैं यहाँ पे। पहला, आप इस टाइप सबमिट को हटा दें, क्योंकि टाइप सबमिट HTML को बताता है कि ये फॉर्म का सबमिट है, और फॉर्म का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है PHP का कि जब आप उसको सबमिट करते हैं तो वो पेज को रीलोड करता है। तो जब मैंने इसका टाइप सबमिट हटाया और मैंने अब सबमिट को क्लिक किया तो हमारे पास डिफॉल्ट बिहेवियर, यार सबमिट से हटाने से भी चलना चाहिए था। क्या? नहीं नहीं, वो तो सेकंड मेथड है ना, इधर ये भी चलना चाहिए था। ये क्या चीज़ इसको रीलोड करा रही है? एक मिनट में, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्म, अच्छा ये फॉर्म बना हुआ है। असल में ये बूटस्ट्रैप कर रहा है। बूटस्ट्रैप जो है उसको बाय डिफ़ॉल्ट समझ रहा है कि ये जो बटन है वो इन्फोर्स कर रहा है। वो कौन सा बटन है? टाइप सबमिट। क्योंकि उसको टाइप सबमिट का कोई फॉर्म नहीं मिल रहा, तो वो कंसिडर कर रहा है यही क्या चीज़ है, मेरा सबमिट फंक्शन है। इस वजह से, वरना नॉर्मल HTML में अगर आप टाइप सबमिट हटा हटा देते हैं ना तो ये रीलोड नहीं करता है नॉर्मली। ये इसका चक्कर होता है। लेकिन अगर आप इसको टाइप सबमिट भी रहे और अब आप इसको रोकना चाहते हैं किस चीज़ से, रीलोड से, तो इसका जो मेन मेथड है वो बेसिकली ये है कि आप इसको पास करते हैं ई। सही है। आप इसको क्या पास करते हैं? ई। ई में बेसिकली क्या आता है कि ये जो आपका एलिमेंट है उसकी डिटेल्स आती हैं। सही है। अब यहाँ पे ये जो ऑन क्लिक है किस पे लगा हुआ है? बटन पे। तो इस ई में किसकी डिटेल्स आएंगी?
इस बटन की। तो जब हम लोग इस फॉर्म पे आएंगे तो इधर मुझे क्या रिसीव होगा, ई। इस ई का एक आर्ग्यूमेंट होता है ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, सही है। अब पी डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट बेसिकली क्या करता है, उसको कहता है जो आपका नॉर्मल बिहेवियर है वो मत करना, सही है। सिंपल, हम उसको ये चीज़ बता रहे हैं, ये चीज़ इन्फोर्स कर रहे हैं। अब हम जाते हैं इसमें ई में क्या मसला हुआ, ई इज नॉट डिफाइंड, सॉरी। तो हमने रिमूव किया, इसको हमने सबमिट किया, और अब आपका जो डिफ़ॉल्ट लोड बिहेवियर है वो रुक गया, और अब आपको यहाँ पे ये सारा डेटा आपको दिख रहा है। क्या? नहीं 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 घूम रहा। सही है जी। तो आपके पास बेसिकली क्या है, आपका यूज़र और आपके पास पासवर्ड कहाँ पे पहुँच गया है, सर्वर पे सक्सेसफुली, और आपने ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है ये रोक दिया है। ये जो कोड है अभी ये इनएफिशिएंट कोड कहलाता है, ये बकवास कोड कहलाता है। उसकी वजह क्या है कि जब जब आप इसको टाइप कर रहे हैं तो आपका बेसिकली वो पूरा जो कंपोनेंट है वो क्या हो रहा है, रीलोड हो रहा है। तो हम कभी भी ये वाली हरकत नहीं करते। ये वाली चीज़ एक तो नहीं करते हम लोग सिंपली। हम सिर्फ यहाँ पर फॉर्म लिखते हैं और अब उसको सबमिट करते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। और दूसरा, हमारे पास डेटा में सर्वर पे दोनों चीज़ें मिल गई हैं। अब यहाँ पे अगर आपके पास थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग नॉलेज है, हालांकि ये पाइथन है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा समझें तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि इफ़ डेटा, आपने क्या भेजा है यहाँ पे, यूज़र ऑब्जेक्ट यही भेजा है। मैं कह रहा हूँ इफ़ यूज़र इज़ इक्वल्स टू ये वाला ईमेल एड्रेस, ठीक है, एंड डेटा, कौन सा डेटा, पासवर्ड, पासवर्ड इज इक्वल्स टू ABC123। समझ आया क्या हुआ है? बहुत सिंपल सी चीज़ है। मज़े की बात है कि जो आप लॉगिन ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स देखते हैं कि आपके पास पासवर्ड आता है, वो आता है, आप उसको क्लिक करते हैं, आपका पासवर्ड सेव होता है, वो सारा काम ऐसा ही होता है। सही है। ये फ़र्क सिर्फ ये होता है कि मैंने डायरेक्टली हार्ड कोड कर दिया है, वो आपका आपके डेटाबेस में सर्च करता है। सही है, डेटाबेस में सर्च करके वो जो पासवर्ड लाता है उसको फिर वेरीफाई करता है और उसके बाद बताता है कि आपका पासवर्ड सही है या नहीं। यहाँ पे आप लिखते हैं यूज़र एंड यूज़र स्लैश पासवर्ड इनकरेक्ट, सही है। इसको हम क्लीन करते हैं, अभी हम सबमिट करते हैं। हमारे पास फिर से कोई सर्वर पे ब्रेक डाउन हुआ है, और फॉर द सेम रीज़न मुझे विंडोज़ तभी नहीं पसंद है। अब मैंने इसको सबमिट किया तो मेरे पास मैसेज क्या आया है, डेटा रिसीव्ड। यहाँ डेटा रिसीव्ड के बजाय होना यहाँ पे चाहिए था ए वेलकम बैक, यू हैव साइंड इन, और ये 252 अजीब सा है, इसको क्या होना चाहिए था, 200। अब इसको दोबारा से हम हिट करते हैं। जब आपने हिट किया तो अब हमारे पास मैसेज बड़ा बेहतरीन सा आएगा कि वेलकम बैक, यू हैव साइंड इन। अब यहाँ पे आप थोड़ी सी चेंज कर लें, थोड़ा सा पासवर्ड में थोड़ा चेंज कर लें,
और अब आप करें तो अब आपके पास एरर आएगा, और एरर मैसेज क्या कहेगा, रिस्पॉन्स में आता है। तो रिस्पॉन्स में डेटा में वो बेसिकली क्या बोल रहा है, यूज़र पासवर्ड इनकरेक्ट। ठीक है। एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे सिंपल कर सकते थे कि हम लोग इधर आए, H1 के नीचे हम लोग आए, यहाँ पे हमने बनाया पी टैग। टैग में हमारे पास डेटा रिसीव हुआ ये सही। एक और हमारे पास इधर यूज स्टेट बनेगा, मैसेज मैसेज। तो यहाँ पे आपने क्या प्रिंट करा दिया, मैसेज। ठीक है। लेकिन अब मसला यहाँ पे ये बनेगा कि आपको ट्रैक डाउन करना पड़ेगा कि ये मैसेज कहाँ पर है। ये बात आप समझ रहे हैं। आप कहेंगे आइटम डॉट डेटा डॉट मैसेज, मुझे लग रहा है ये यहीं पर है। सही है। अब ये सिस्टम में हम आए, हमने इसको रिलोड किया, अब हमने इसको सबमिट किया तो ऊपर क्या आ गया, वेलकम बैक, यू हैव साइंड इन। सही है। इसके अलावा अगर हम लोग एरर मैसेज पे जाएंगे तो अब हमें एरर मैसेज का अलग से ढूंढना पड़ेगा। अब एरर मैसेज का इतना मुझे याद आ रहा है, एरर मैसेज में ये हो, अभी तक मुझे सेट मैसेज सेट करना पड़ेगा पहले। सेट मैसेज एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, आई थिंक ये होगा। सही है। तो ट्राई करते हैं। हम कुछ भी हमने कबाड़ा किया, ये सही हुआ नहीं, क्या मतलब है कि हमने इसका वो गलत लिखा है। हम गए सबसे पहले रिस्पॉन्स में, trr.response, trr.response की स्पेलिंग सही है। ठीक है। उसके बाद हम गए डेटा में, तो ये डेटा में, अच्छा वो डायरेक्टली मैं भेज रहा हूँ, मैंने मैसेज का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। सही है। अब हम इसको दोबारा से रीलोड करते हैं, इसको दोबारा से कुछ भी भर देते हैं और ऊपर आ गया हमारे पास यूज़र पासवर्ड इनकरेक्ट। अब इस पर थोड़ा और अगर आप गेम करना चाहें तो थोड़ा और गेम कर सकते हैं कर सकते हैं कि यहाँ पे आप आए, एक और आप इधर यूज स्टेट बना सकते थे, और यहाँ पे यूज स्टेट में आके आपने क्या कह दिया, स्टेटस। यहाँ पे क्या कह दिया आपने, स्टेटस। और यहाँ पर आके आपने सेट स्टेटस कर दिया क्या, आइटम डॉट स्टेटस। और एरर में भी आपने क्या कर दिया, trr डॉट स्टेटस। और जब आप अपने इस मैसेज में आए की टैग पे, आपने इधर कहा क्लास नेम, और यहाँ पे आपने कहा टेक्स्ट सक्सेस, और आपने इसको दोबारा से किया कॉपी, और यहाँ पे आपने कह दिया टेक्स्ट डेंजर, और FW-700। आप सबको एक चीज़ यहाँ पे पता है कि ये क्या होती है, आपका जो स्टेटस है, इफ़ इट इज़ इक्वल्स टू 200, तो आप क्या दे दो, ये वैल्यू, एल्स आप क्या दे दो, ये वैल्यू। इस पर किसी को कोई मसला है, क्या चीज़, क्या चीज़ कॉल करा दें, कहाँ पे, तो पहले चला के देख लेते हैं, चल गया तो सही है, नहीं चला तो फिर आपकी बात सुन लेंगे
सबमिट किया तो ऊपर आ गया वेलकम बैक, यू आर साइंड इन, और उसका कलर क्या है, ग्रीन कलर है। क्या मतलब ये तो बेहतरीन चला। उसको दोबारा से सबमिट किया तो आपके पास रेड कलर का आ गया यूर पासवर्ड, यूज़र पासवर्ड। क्रेडिट स्कोर बदल रहा है। हाँ, तो FW बेसिकली मैंने फॉन्ट वेट बदलने की कोशिश की थी, लेकिन फॉन्ट वेट जो है उसका उसने नहीं बदला है, तो 700 नहीं होगा, गालिबन कुछ और होगा। FW बोल्ड, यार 5 भी तो होता है। मैं बेसिकली नंबर देना चाह रहा था आइडियली। यूज़र पासवर्ड करेक्ट, मतलब इसके तो आपको चलो कुछ भी आप इसको ट्राई कर लें, लेकिन मेन चीज़ है लॉजिक, क्या आप लॉजिक क्या बना रहे हैं, उसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सही है, आज की क्लास में टोटली आपने पहली दफ़ा पोस्ट को देखा है। तो ये पोस्ट कंपैरेटिवली एक थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज़ है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट जो है ना वो थोड़ी सी मैं समझ रहा हूँ टेक्निकल चीज़ है। अभी जो आपने सारा काम किया है, आपने समझ लें कि लॉगिन साइन अप सिस्टम बनाया है पूरा। सही है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में ये भी करेंगे कि हम एक दूसरा कंपोनेंट भी बनाएंगे कि अगर साइन इन हो जाए तो आपके पास ये निकल के दूसरे पेज पे चला जाए। सही है, अगर वो साइन इन ना हो तो वो यही वाला लॉगिन पेज वापस दिख जाए और बोले कि सही यूज़र पासवर्ड दो, फिर ही हम आपको अलाउ करेंगे। बात समझ आ रही है? तो ये थोड़ा सा हम काम करेंगे इधर अगली क्लास में, और उसी के साथ साथ हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट को दोबारा से थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि आज की क्लास में आपने देखा होगा कि मैं खुद क्योंकि कोड कर रहा था तो मेरा ज़्यादा ध्यान भी यहाँ था। सही है, और मैं चाह रहा था कि आपके सामने ही कोड हो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर वो कॉपी करो ना तो फिर आपको पता नहीं लगता कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे उठाई थी। ठीक है, पोस्ट है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, पोस्ट है, क्योंकि आप फॉर्म्स वगैरह जो फिल करते हैं वो सारे पोस्ट के थ्रू करते हैं। सब कुछ पोस्ट के थ्रू हो रहा होता है, डेटा पोस्ट के थ्रू जा रहा होता है, तो पोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूज़ भी सबसे ज़्यादा पोस्ट होता है। गेट जो है वो तो समझ लें यही है जो अभी आज तक यूज़ करते हैं आप। अब ये भी गेट है कि आपने एक यूआरएल को हिट किया, आपके सामने एक वेब पेज आ गया, ये भी गेट रिक्वेस्ट है। पोस्ट रिक्वेस्ट थोड़ी निराली है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी और